हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 9-10 हिंदी आईसीएसई से जो 10th नंबर की कविता है मातृ मंदिर की ओर, इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता के हम आज प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो कविता है उसके पहले 4 जो स्टांजा है वह यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश से लेके, मार्ग के बाधक पहरेदार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ तक हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की कवयित्री कौन है? यह पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? उसके हृदय के व्यथित होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता की कवयित्री कौन है? उत्तर होगा कविता की कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? तो आगे उत्तर होगा यह पंक्तियां यानी लाइंस उनकी मातृ मंदिर की ओर इस कविता से ली गई है। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है छोटा सा, उनके हृदय के व्यथित होने का क्या कारण है? हृदय यानी मन, व्यथित यानी दुखी, सैड। तो उनका हृदय इसलिए व्यथित है क्योंकि बिकॉज भारत माता पराधीन है। पराधीन यानी उसको समानार्थक शब्द है परतंत्र है, यानी ब्रिटिश सरकार ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ है हमारे भारतवासियों को। ब्रिटिश राज उस वक्त हमारे भारत में था। तो हमारी भारत माता कैसी थी? पराधीन थी, वह स्वतंत्र नहीं थी, परतंत्र थी। और भारत माता पर हो रहा अन्याय देखकर कवयित्री व्यथित है, यानी उसका मन इसलिए दुखी है भारत माता पर हो रहा अन्याय देखकर। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवयित्री अपना दुख दर्द किसके साथ बांटना चाहती है? With whom does the poetess want to share her pain? और सेम क्वेश्चन है, एक ही आंसर होगा, लेकिन अलग टाइप से आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो उसमें और एक क्वेश्चन हो सकता है कि कवयित्री मातृ मंदिर में क्यों जाना चाहती है? Why does the poetess want to go to the motherland या मदर टेम्पल? सो उत्तर देखिए, कवयित्री की इच्छा है कि वह मातृभूमि के दर्शन करे। वह भारत माता के पास अपना दुख दर्द, अपने मन की पीड़ा को माता के साथ बांटना चाहती है और अपने मन को हल्का करना चाहती है, इसलिए वह मातृ मंदिर जाना चाहती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मातृ मंदिर से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यानी मीनिंग। ओके, मातृ मंदिर का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? उत्तर देखिए, मातृ मंदिर से कवयित्री का तात्पर्य मातृभूमि से है, यानी भारत माता से है। तो मातृ मंदिर यानी किसको संबोधित किया है यहाँ पे? भारत माता को, जो पराधीन है। पराधीन यानी स्वतंत्र नहीं है, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार राज्य कर रहे हैं और गुलामों की तरह हमारे भारतीयों को वह ट्रीट कर रहे थे। तो हमारे भारत को उन्होंने गुलाम की तरह रखा था उस वक्त, इसलिए हमारी भारत माता पराधीन है। और कवयित्री मातृभूमि पर हो रहे अत्याचारों को देखकर दुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखिए, चलू माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का यानी इस लाइंस का मीनिंग लिखना है आपको। तो उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए, चलो माँ के पद पंकज, पद यानी क्या? पैर, फीट। पंकज का मीनिंग होता है लोटस, कमल। मीन्स माता के चरण कैसे है? कमल के जैसे है।
और उनके चरणों को कवयित्री किससे नहलाना चाहती है? नहलाना यानी किससे, उसको उसके ऊपर कौन सा पानी डालना चाहती है? किस उनके चरणों को कैसे धोना चाहती है? तो अपने नयन जल से। नयन जल यानी आंसू, टीयर्स जो होते हैं, उससे वह माता के पैर धोना चाहती है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका भावार्थ क्या है इस लाइंस का? तो देखिए उत्तर, भारत माता पर हो रहे अत्याचारों को देखकर कवयित्री का मन बहुत दुखी है, इसलिए कवयित्री माता के कमल रूपी चरणों को पकड़कर अपनी आंखों के जल से, अपनी आंखों के जल से यानी अपने आंसुओं से, आंखों का जल यानी क्या, अपने आंसू, टीयर्स, अपने आंसुओं से माँ के चरणों को धोना चाहती है और माँ के चरणों को पकड़कर अपना दर्द सुनाना चाहती है और अपने मन का दुख हल्का करना चाहती है, क्योंकि हमारी भारत माँ परतंत्र थी, वह आजाद नहीं थी। उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर कवयित्री बहुत दुखी थी। ओके, इसलिए वह उस दुख के कारण, अपने आंखों से जो आंसू आ रहे थे, उस दुख के कारण उस आंसुओं से वह माँ के कोमल के जैसे पदों को धोना चाहती थी और अपने मन का भार हल्का करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कवयित्री को अचानक क्या ध्यान आया? उसने भगवान से क्या प्रार्थना की? अचानक यानी सडनली, ध्यान या आया यानी रियलाइज हुआ। What suddenly poetess realized? उसने भगवान से क्या प्रार्थना की? What did she pray to God? उत्तर देखिए, कवयित्री को अचानक यह ध्यान आया कि मातृ मंदिर तक पहुंचना बहुत कठिन है, यानी बहुत डिफिकल्ट है मदरलैंड तक पहुंचना। वह सोचती है कि मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, यानी मैं तो पुअर हूँ और मैं असहाय हूँ, वीक हूँ, असमर्थ हूँ वहां पहुंचने में, छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ, मीन्स मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। मातृ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है, यानी मातृ मंदिर तक, मदरलैंड तक पहुंचने के लिए बहुत ही इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर। और उस रास्ते में ब्रिटिश शासक रूपी पहरेदार भी बाधा बनकर खड़े हैं। तो रास्ते में कौन सबसे बड़ी बाधा है? तो ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेज सरकार बाधा बनकर खड़े हैं, भारत माता तक पहुंचना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह भगवान से सहायता मांगती है, इसलिए वह गॉड से हेल्प मांग रही है कि वह उसे मातृ मंदिर तक पहुंचने में सहायता करे, वह उसकी हेल्प करे मदरलैंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन है? ब्रिटिश शासक रूपी पहरेदार है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, कवयित्री ने मातृ मंदिर के मार्ग को दुर्गम क्यों कहा है? मार्ग यानी पाथ, वे, दुर्गम यानी डिफिकल्ट। तो पोइटेस ने मातृ मंदिर तक यानी मदरलैंड तक, मदर्स टेम्पल तक पहुंचने का जो वे है, पाथ है, why she called that path is very difficult? और सेम क्वेश्चन है, देखिए, मार्ग के बाधक पहरेदार से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। यानी यह जो लाइन है, मार्ग के बाधक पहरेदार, मार्ग यानी पाथ, वे, उसके बाधक पहरेदार कौन है? अंग्रेज रूपी सरकार है। तो इसका मीनिंग स्पष्ट करना है। तो यह दो भी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा बच्चों। ओके, अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग दोनों का भी सेम ही होता है। ओके, तो इसका उत्तर देखिए, कवयित्री मातृ मंदिर में प्रवेश करना चाहती है, यानी कवयित्री मातृ मंदिर जाना चाहती है, मदर टेम्पल जाना चाहती है, परंतु वहां हर कदम पर अंग्रेज शासक रूपी पहरेदार खड़े हैं। हर स्टेप्स पर वहां पर ब्रिटिश शासक रूपी जो पहरेदार है, जो गार्ड्स है, वह खड़े हैं, जो हर समय रास्ते में रुकावट बनते हैं।
इसलिए वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश शासक. बिकॉज ऑफ दैट शी कैनॉट रीच देयर, शी कैनॉट रीच टू द मातृ मंदिर. कवयित्री कहती है कि उसके दुर्बल पैर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए फिसल रहे हैं. तो वह कह रही है कि उसके दुर्बल पैर, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखिए हमने देखा है कि वह खुद को दिनहीन मानती है, दुर्बल मानती है, वीक मानती है. तो मंदिर तक पहुंचने की सीढ़ियां जो है, स्टेप्स जो है टेम्पल तक जाने की, वह बहुत ही हाइट पर है, बड़ी बड़ी है और हाइटेड है. इसीलिए उसके जो वीक पैर है, जो फीट है, जो वीक उसके लेग है, वह उस सीढ़ियों से, उस स्टेप से क्या कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, स्लिपरी हो रहे हैं. यानी वह इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वह मातृ मंदिर तक पहुंच सके. इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि रास्ते में क्या कौन खड़े हुए हैं, ब्रिटिश रूपी पहरेदार है, जो कवयित्री को कहाँ नहीं पहुंचने दे रहे, अपने भारत माता को आजाद करने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं. ओके, इसलिए वह कह रही है कि मंदिर की सीढ़ियों पर से मेरे पैर फिसल रहे हैं, वो मेरे पैर जो है दुर्बल है, वीक है. इसलिए वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरी मदद करो, मुझे मातृ मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति दो. यानी मुझे मेरे भारत माता को आजाद करने में मेरी सहायता करो, मुझे स्ट्रांग बना दो. ओके, इसका सिंपल यह अर्थ होता है. क्वेश्चन 7 देखिए, कवयित्री स्वयं को कहां पहुंचने में असमर्थ पाती है और क्यों? Where does the poetess find herself unable to reach and why? तो यह क्वेश्चन भी हमने लास्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन देखा है उसी से रिलेटेड है बच्चों. उसका भी आंसर करीबन सेम ही आएगा. तो देखिए उत्तर है, कवयित्री स्वयं को मातृ मंदिर तक पहुंचने में असमर्थ पाती है क्योंकि वहां तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम है, वहां लंबी और ऊंची सीढ़ियां है. ओके, लंबी और ऊंची सीढ़ियां है और अंग्रेज शासक रूपी पहरेदार रास्ते में बाधक बनकर खड़े हैं. उसके दुर्बल पैर उन सीढ़ियों पर, यहाँ पे पैर है बच्चों के, उसके दुर्बल पैर सीढ़ियों पर से फिसलते हैं, इसलिए वह माता के मंदिर तक पहुंचने में असमर्थ है. देखिए आंसर करीबन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आंसर इसके सारे सेम ही है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, यह जो लाइन्स है कविता की, यह आपको 5th नंबर और 6th नंबर का जो स्टांजा दिया हुआ है आपकी कविता का पेज नंबर 95 पे. तो उस 2 स्टांजा पे हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो यह देखिए कौन से है, वे जगमग जगमग जगी ज्योतिया से लेके सेकेंड स्टांजा की लास्ट लाइन है, मातृ मंदिर में है भगवान. यहाँ तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम अभी देखेंगे. ओके, तो उस पर ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिया दिख रही है वहां, पंक्ति द्वारा कवयित्री का संकेत किस ओर है. संकेत यानी इंडिकेशन. तो कवयित्री क्या इंडिकेट कर रही है, क्या इंडिकेशन दे रही है इस पंक्तियों के द्वारा, इस लाइंस के द्वारा कि ज्योतिया दिख रही है वहां. इस लाइंस के द्वारा कवयित्री हमें क्या इंडिकेट करना चाहती है. उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री को मातृ मंदिर में जगमग जलती हुई रोशनाइयां दिख रही है, क्योंकि मातृभूमि को आजाद करने के लिए मंदिर में जगमग दिए जलाए हैं. ओके, और वाद्य यंत्र भी बज चुके हैं, यानी भारत माता को आजाद करने के लिए सारे लोग सज्ज हो रहे हैं. उस खुशी में वह दिए जलाए जा रहे हैं और वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे हैं, जैसे ढोल, ताशे, नगाड़े, यह सारे, जिसकी आवाज सुनकर, इन वाद्य यंत्रों की आवाज सुनकर कवयित्री को शीघ्रता से मातृ मंदिर पहुंचना है और मातृभूमि को आजाद करने में उन्हें अपना सहयोग देना है. यानी उन्हें भी अपना कंट्रीब्यूट करना है, उन्हें भी अपने
भारत माता को फ्री करने के लिए, आजादी देने के लिए उन्हें भी हेल्प करनी है। तो इस पंक्तियों में कवयित्री की देश प्रेम की भावना हमें दिखाई दे रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलगान से कवयित्री का क्या आशय है? इस संदर्भ में कवयित्री अपनी क्या अभिलाषा व्यक्त करती है? कलगान का मीनिंग होता है एक सुंदर म्यूजिक, पवित्र संगीत, पवित्र म्यूजिक, उसे कहते हैं कलगान। तो इससे कवयित्री का क्या आशय है, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहती है? तो उत्तर देखिए, कलगान से कवयित्री का तात्पर्य यानी मीनिंग है गौरव और पवित्र संगीत। वह शीघ्र ही माता के मंदिर में पहुंचना चाहती है क्योंकि वह भी मातृभूमि को आजाद करने में अपना सहयोग देना चाहती है, अपना जीवन का बलिदान करना चाहती है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह शीघ्रता से मातृ मंदिर तक पहुंचा दे, यानी भगवान उसे जल्दी से मातृ मंदिर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाए, उसको स्ट्रांग बनाए मातृ मंदिर तक पहुंचने के लिए। इसलिए वह भगवान को प्रार्थना कर रही है क्योंकि उसको भी भारत माता को आजाद करने में अपना सहयोग देना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3, उपयुक्त पंक्तियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो लाइंस दी हुई है कविता की उसका मीनिंग स्पष्ट कीजिए। बेसिक मीनिंग जो है उसको क्लियर करना है आपको। तो उत्तर देखिए, कवयित्री को यह एहसास हो रहा है, यह रियलाइज हो रहा है कि अब अपनी भारत माता की आजादी दूर नहीं है, यानी अभी अपनी भारत माता आजाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि सारे लोग क्या हुए हैं, अभी तैयार हो गए हैं अपनी भारत माता को आजाद करने के लिए। इसलिए वह कहती है कि वहां का जगमगाता दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, वहां का यानी मंदिर में जगमगाता हुआ दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, मंदिर में रोशनाई दिखाई दे रही है। इसलिए वह चाहती है कि वह भी देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दे, यानी अपना सहयोग दे भारत माता को आजाद करने में। इसलिए भगवान से वह कहती है कि उसे जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। यही इन लाइन का बेसिक एक्सप्लेनेशन है। इन लाइन का अर्थ वही है कि कवयित्री को अभी अपनी भारत माता की आजादी बहुत पास में दिख रही है। उसे दिख रहा है कि भारत माता के मंदिर में सारे लोग जमा होकर दिए जला रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं। इसका मतलब अभी हमारी भारत माता की आजादी पास में ही है, इसलिए उसको भी भारत माता को आजाद करने में अपना सहयोग देना है। यही इन लाइंस का मीनिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो मैं जल्दी से इस लाइन से लेकर सुनाऊंगी उसको फरियाद। इस लाइन तक आपके टेक्स्ट बुक में जो यह लाइंस दी हुई है उसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, चलो मैं जल्दी से बढ़ चलूं। कवयित्री ऐसा क्यों कहती है कि लेट मी मूव क्विकली, लेट मी गो क्विकली, ऐसा क्यों कहती है? उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर, पंक्तियां यानी लाइंस, जो लाइंस दी हुई है कविता के उसके आधार पर, उसके बेसिस पर स्पष्ट कीजिए कि कवयित्री की क्या इच्छा है, कवयित्री की क्या विश है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवयित्री की यह इच्छा है कि वह शीघ्रता से मातृ मंदिर पहुंचना चाहती है। कवयित्री जल्दी, शीघ्रता यानी क्या, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट में कहाँ जाना चाहती है? मातृ मंदिर। क्यों जाना चाहती है? ताकि यानी बिकॉज अपने देश को विदेशी शासकों से आजादी दिलाने में वह अपना योगदान दे सके, यानी अपने मदरलैंड को, अपने इंडिया को फ्री करने के लिए, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होने के लिए वह अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहती है, कुछ योगदान देना चाहती है। योगदान यानी कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहती है अपनी तरफ से।
और वह भारत माँ को मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है। वह भारत माता के लोगों, भारत माता के जो लोग हैं यानी इंडियंस है, उनके फेस पे क्या देखना चाहती है? मुस्कान, एक स्माइल देखना चाहती है। भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसमें भी नई स्फूर्ति, नया जोश और उमंग का संचार होगा। यानी सबके मुख पर, चेहरे पर, फेस पर खुशी देखकर उसमें भी नई स्फूर्ति, नया जोश आ जाएगा। वह अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। यानी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है। वह अपने भारत माता पे हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए, उसको आजाद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी सी मुस्कान का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। मीठी सी मुस्कान, इसका अर्थ होता है स्वीट स्माइल। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए मीनिंग क्या है इस लाइन का? उत्तर होगा मीठी सी मुस्कान का अर्थ है, मीनिंग है, जब भारत माँ को स्वतंत्रता मिल जाएगी तब भारतवासियों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाएगी और उनमें नई स्फूर्ति, नया जोश और नया उमंग का संचार होगा। तो यहाँ पे कवयित्री का कहना है कि जब भारत माँ आजाद हो जाएगी, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तब जो भारत में रहने वाले लोग हैं यानी भारतवासी, भारतवासी यानी इंडियंस, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी उसको देखकर सब में क्या हो जाएगा? स्फूर्ति, जोश, नई उमंग आ जाएगी। तो यही उसका अर्थ है मीठी सी मुस्कान का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इसका मीनिंग स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर, इस पंक्ति का यह आशय है कि भारत माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर कवयित्री में भी नई स्फूर्ति, उमंग और नया जोश भर जाता है या भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो कविता की लाइंस दी हुई है उसका आपको भावार्थ लिखना है। उस लाइंस में क्या भाव दिया हुआ है, क्या फीलिंग्स है, वह आपको लिखने हैं। तो उत्तर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ यही है कि कवयित्री भारत माँ के मंदिर में शीघ्रता से पहुंचना चाहती है। शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी से वहां पे टेम्पल में पहुंचना चाहती है और पहुंचकर भारत माँ की मूर्ति को देखना चाहती है और माता के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान देखकर कवयित्री के मन में भी नई स्फूर्ति, नई उमंग का संचार होगा। यानी उसकी आंखें जो है भारत माता के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसको माता के चेहरे पर क्या देखनी है? खुशी देखनी है, स्वीट स्माइल देखनी है। यही मीनिंग होता है इस लाइंस का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उसे भी आती होगी याद, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो यह जो टेक्स्ट बुक में जो कविता की जो लाइंस दी है उसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस लाइन्स। तो उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में कवयित्री स्पष्ट करना चाहती है कि जिस तरह उसे मातृभूमि की याद आती है, यानी अपने इंडिया की, अपने मदरलैंड की याद आती है, क्या उसी तरह मातृभूमि को भी कवयित्री की याद आती होगी? इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने देश प्रेम की भावना को दर्शाया है। यानी अपने कंट्री के लिए अपनी फीलिंग उसने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरियाद से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? तो फरियाद यानी क्या हो सकता है? फरियाद यानी कंप्लेंट होता है, फरियाद यानी रिक्वेस्ट भी होता है। तो फरियाद यानी एक तरह से याचना, याचना यानी रिक्वेस्ट। तो उत्तर देखिए, फरियाद का तात्पर्य याचना है, अर्थात
कवयित्री को संदेह है कि क्या भारत माता भी उसे याद करती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो वह माता से नाराज हो जाएगी और उनसे याचना करेगी कि माँ मेरी फरियाद जल्दी से सुन लो। क्या याचना करेगी कि मेरी जो फरियाद है, मेरी जो कंप्लेंट हो, जल्दी से सुन लो। यह याचना करेगी किसके पास? भारत माता के पास याचना करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलेजा माँ का मैं संतान, इस लाइन से लेकर मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, इस लाइन तक हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में माँ की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है। और सेम क्वेश्चन है, देखिए, कलेजा माँ का मैं संतान करेगी दोषों पर अभिमान, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इसका मीनिंग्स लिखना है इस लाइंस का। तो उत्तर समझिए, उपयुक्त पंक्तियों में माँ का हृदय हमेशा अपने संतानों के लिए स्नेह, प्यार, ममता और वात्सल्य से भरा हुआ होता है। यानी अपने बच्चों के लिए हमेशा उसके मन में हमेशा प्यार ही रहता है। वह अपने संतान के दोषों को भी अनदेखा कर देती है। यानी अपने बच्चे, उसके बच्चे कुछ गलत काम भी करते हैं तो वो उसके दोषों को क्या कर देती है? नजरअंदाज कर देती है और हमेशा अपने बच्चों पर अभिमान करती रहती है। तो यही इस लाइंस का मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, मातृवेदी पर हुई पुकार का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। अगर आपको कविता का एक्सप्लेनेशन देखना है बच्चों, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। उसमें आपको हर एक वर्ड का मीनिंग वहां पे दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो देखिए यह प्रश्न है, मातृवेदी पर हुई पुकार का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। और सेम क्वेश्चन है, मातृ मंदिर से कवयित्री को क्या पुकार सुनाई दे रही है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। तो देखिए उत्तर, इसका संदर्भ यह है कि कवयित्री को अपनी मातृभूमि की पुकार सुनाई दे रही है। यानी कवयित्री को मातृभूमि, उसकी मदरलैंड बुला रही है। वह भारत माता को आजाद करना चाहती है। कवयित्री अपने मदरलैंड को, अपने इंडिया को क्या करना चाहती है? आजाद करना चाहती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। यानी उसके मातृभूमि पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ब्रिटिश सरकार जो अत्याचार कर रहे हैं वहां के लोगों पर, वह अत्याचारों को वह दूर करना चाहती है। उसके लिए वह अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए भी तैयार है, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश में यह जो पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश यानी कविता, इस कविता में कवयित्री की किस भावना को दर्शाया है, उसके कौन से इमोशंस को यहाँ पे शो किया है, उसके कौन से फीलिंग्स को यहाँ पर शो किया है इस कविता में। वह इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती है इस पोयम के थ्रू। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत कविता में कवयित्री को अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण व निष्ठा की भावना को दर्शाया है। अपने मातृभूमि के लिए प्यार यहाँ पर दिखाया है। कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि सबको अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी देश के ऊपर अगर कोई भी संकट आए तो अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी अपने कंट्री के लिए, अपने मातृभूमि के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए लोगों को तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उसके लिए अपने प्राणों के बलिदान भी देने की जरूरत पड़े तो
पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही भावना, कवयित्री की यह भावना इस कविता में दिखाई गई है और लोगों तक अपने देश के प्रति प्रेम को उसने दर्शाया है। ओके, इसी के साथ इस कविता के प्रश्नोत्तर हमारे समाप्त हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा यह वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।